Hello everyone, we are going to discuss the one-liners from 14-year PYQ of IBPS FAO examination. So in this part, we are covering agronomy and crop production. इस डिस्कशन में हम फोकस करेंगे पिछले 14 साल के IBPS एसओ FAO एग्जामिनेशन में जो एग्रोनॉमी और क्रॉप प्रोडक्शन को लेके क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे निकाले गए हम वन लाइनर को एक समझ बनाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आता है और आपको ध्यान रखना है कि उसी क्वेश्चन के आधार पे आप अपने नोट्स तैयार करेंगे और पर्टिकुलरली जब IBPS FAO एग्ज़ाम के लिए अपियर होंगे तो आप उसी के ही आसपास में अपनी पढ़ाई कंसंट्रेट करेंगे, न ज़्यादा डीप न ज़्यादा हल्का। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस छोटे से डिस्कशन में उन वन लाइनर को जो कि PYQ के रूप में पूछे गए थे IBPS FAO एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहला वन लाइनर, राइस हैज़ ए बॉटनिकल नेम ऑफ ओराइजा सटाइवा। जस्ट अ मिनट। राइस का बॉटनिकल नेम है ओराइजा सटाइवा, ये पूछा गया था। इट इज़ अ रिपीटेडली ऑफ द स्टेपल सीरियल क्रॉप। तो राइस के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है क्योंकि राइस क्या है, स्टेपल फूड क्रॉप है। राइस का बॉटनिकल नेम पूछा था, तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था, पुराना क्वेश्चन है कुछ साल पहले का। लेकिन एक बात याद रखें, ज़्यादातर आपको बॉटनिकल नेम यदि पूछा जाएगा तो थोड़े यूनिक होंगे, जैसे मिलेट का पूछा जाएगा, मिलेट का क्योंकि थोड़ा यूनिक होता है। और आपको पूछा जा सकता है बॉटनिकल नेम में पल्सेस का, ऑयलसीड का, क्योंकि लोग बॉटनिकल नेम उनका कम याद रखते हैं। ठीक है, कुछ टिपिकल टाइप के ऑयलसीड, पल्सेस एंड मिलेट का, मिलेट के ज़्यादा चांस रहते हैं। दूसरा, यहाँ पे भले ही नहीं है लेकिन फैमिली, देयर आर द सम क्वेश्चन रिलेटेड टू फैमिली। फैमिली में भी यूनिकनेस ही पूछे जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन की फैमिली। कॉटन की फैमिली मालवेसी है, क्या JRF, क्या SRF, क्या IBPS, क्या कोई दूसरा एग्ज़ाम, सब में पूछा जाता है। मोस्टली आप उस क्वेश्चन को देखेंगे। तो बॉटनिकल नेम और फैमिली, फील्ड क्रॉप का और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप का। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप में मेजर का, फील्ड क्रॉप में जो यूनिक है उनका, फैमिली और बॉटनिकल नेम जानना ज़रूरी है। यूनिकनेस से पता चल जाता है कि हाउ टू सॉल्व दोज। तो ये याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और पॉइंट, मैंने रिप्रेजेंटेशन के लिए जो भी इमेज रखे हैं उनमें से कई सारे AI जनरेटेड हैं, तो कुछ आगे पीछे होगा सेंस में, तो यू जस्ट अंडरस्टैंड दैट वन, ओके, ताकि एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इमेज को रखा गया है। राइस हैड द लार्जेस्ट एरिया अंडर कल्टिवेशन एमंग द लिस्टेड क्रॉप, यानी क्वेश्चन में कई सारे क्रॉप दिया था, उनमें राइस भी था। और क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि लार्जेस्ट एरिया किस क्रॉप के अंतर्गत आता है भारत में, तो आंसर क्या है, एरिया है राइस का। लगभग 44-45 मिलियन हेक्टेयर एरिया है। टोटल भारत का 145 मिलियन हेक्टेयर एरिया, ये नेट कल्टीवेटेड एरिया है, NCA, नेट कल्टीवेटेड एरिया। तो इसका अकेले का 45 मिलियन हेक्टेयर है और ये लार्जेस्ट है एमंग ऑल फील्ड क्रॉप, किसी भी क्रॉप में। ठीक है, तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट अब पूछे गए थे, याद रखना। अब हम जानते हैं राइस को ही लेकर के एक और क्वेश्चन पूछा गया था, लाइन सोइंग ऑफ फीड रेट ऑफ राइस, यानी यहाँ जो क्वेश्चन पॉइंट है वो है सीड रेट का। ठीक है, क्या पूछा गया था, सीड रेट वाज अंडर क्वेश्चन। सीड रेट ऑफ राइस व्हेन यू आर अडॉप्टिंग द लाइन सोइंग, तो क्या होता है इसका 50 kg पर हेक्टेयर। यदि आप कल्टीवेशन ऑफ राइस वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे भी ये पढ़ाते हैं। और दूसरा एक यूनिट है प्लांटिंग एंड सोविंग मेथड, बेसिक कॉन्सेप्ट,
तो वहाँ पे भी हम बताते हैं कि अलग अलग मेथड में सीड रेट को लेकर के क्या डिफरेंस आते हैं, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग सीड रेट या प्लांट पॉपुलेशन के जगह में हम इन पॉइंट को डिस्कस करते हैं और एग्जाम्पल के रूप में हमने इसको समझा था। जैसे लाइन सोविंग है तो 50 kg पर हेक्टेयर मैंने बताया था, ब्रॉडकास्टिंग है तब कितना बताया था, राइस का फीड रेट 100 kg। यदि ये ब्रॉडकास्टिंग है तो हमने बताया था 100 kg पर हेक्टेयर। एक और फैक्ट बताया था, क्या था वो है ट्रांसप्लांटिंग। यदि आप ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तब कितना पड़ जाता है, इट इज़ ए 40 kg पर हेक्टेयर। कीप दिस इन माइंड, ओके। तो ये 3 फैक्ट हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। और यकीन मानिए अभी तो मैं राइस को ही जैसे क्रम में चल रहा हूँ तो राइस को डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन सीड रेट, स्पेसिंग, प्लांट पॉपुलेशन, इसको लेकर के कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और पर्टिकुलर वो कौन सा यूनिट है जहाँ से पूछे गए, जहाँ से क्वेश्चन सॉल्व होते थे, तो उत्तर है प्लांट पॉपुलेशन एंड सीड रेट। सोविंग, सीड रेट एंड प्लांट पॉपुलेशन वाला एक यूनिट पढ़ाया गया आपको, ठीक है, बेसिक एग्रोनॉमी में। वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहाँ हाइब्रिड मेज का और अलग अलग है कॉटन का, इनका सीड रेट, स्पेसिंग, ये बहुत मायने करता है IBPS FAO एग्ज़ाम के लिए। ये बेसिक का जो टेक्निक हैं उनके भी पार्ट होते हैं। तो राइस के ऊपर में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद हम जानते हैं, जैसे ये लाइन सोविंग है, इस तरह से लाइन सोविंग करते हैं। जैसे यहाँ पे ये लाइन सोविंग के लिए क्या कर रहे हैं, एक इस तरह से वो बिछाते हैं और फिर हल्का सा खींच देते हैं। जैसे आपने कोई 2 लोगों ने रस्से पकड़ लिया और हल्का सा खींच दिया, एक लाइन बन जाता है, फिर उसमें गिराते हुए चले आते हैं। तो दिस इज़ ए वे टू गो फॉर लाइन सोविंग। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अनदर टर्म, पडलिंग। पडलिंग क्या है? पडलिंग इज़ ए वेट सेकेंडरी टिलेज। वेट यानी गीला करके पानी भरते हैं खेत में और उसके बाद में वहाँ सेकेंडरी टिलेज करते हैं। सेकेंडरी टिलेज क्या है? ऑलरेडी जो टिल्ड लैंड है, जो प्राइमरी टिलेज के बाद क्लॉड वाले होते हैं, उसको और छोटे तोड़ना, ये क्या कहलाता है? सेकेंडरी टिलेज कहलाता है। लेकिन जब उसे पानी भर के करते हैं तो वो वेट टिलेज कहलाता है। वेट सेकेंडरी टिलेज को ही पडलिंग कहते हैं। और जब ऐसे करते हैं, इसके लिए जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो किसान हैं, ये है क्या? पावर टिलर। पावर टिलर में इन्होंने इस तरह से छोटा सा केजुअल फंसाया है और केजुअल है, पडलर है, रोटावेटर है, इनके माध्यम से पडलिंग किया जाता है। इससे पूरा कीचड़ बन जाता है। कीचड़ बनता है, मड बन जाते हैं, तो क्या होता है? इस तरह के मड बन जाते हैं तो सोयल बिकम सॉफ्ट, और फिर वो क्या करता है? ईजी टू गेट ट्रांसप्लांट, मतलब जो भी राइस के सीडलिंग होंगे उनको ट्रांसप्लांट करना, उनको प्लेस करना, वहाँ पे गाड़ना आसान हो जाता है क्योंकि ये सॉफ्ट हो गए। दूसरा एक और मेजर पर्पज़ क्या होता है कि इससे ना जो मिट्टी के अंदर छोटे छोटे पोर स्पेस होते हैं, वो पोर स्पेस ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक हो जाने से, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्ले पार्टिकल सॉफ्ट होगा, वो हर छोटे छोटे माइक्रोपोर को ब्लॉक कर देगा। माइक्रोपोर जब ब्लॉक हो जाते हैं तो पानी इन्फिल्ट्रेशन और सीपेज के रूप में और ज़्यादा गहराई तक नहीं जा पाते और फिर पानी ठहरता है। हम जानते हैं कि राइस के प्लांट को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, और जब उसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है, ऐसे में हम चाहते हैं कि वहाँ पे पानी ठहरे, और पानी ठहरे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस द पर्कुलेशन लॉस इन द राइस फील्ड, एंड इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन यू आर अडॉप्टिंग द पडलिंग। ठीक है, समझ में आया? ये याद रखिए, ये भी पूछा गया था। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इट इज़ ए फ्री मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन। तो फ्री मेथड, इसे पॉपुलरली फ्री मेथड कहते हैं। फ्री मेथड फुल फॉर्म क्या है फ्री का? सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। राइस कल्टीवेशन का एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम चीज़ों को इंटेंसिफाई करने की कोशिश करते हैं। इंटेंसिफिकेशन का मतलब क्या होता है?
कि हम चीज़ें कम लगाएं, जैसे पानी कम लगाएं, फर्टिलाइज़र कम लगाएं, ज़मीन कम लगाएं, समय भी बचाएं और उसमें से ही ज़्यादा प्रोडक्शन करें। ऐसा इंटेंशन रख के आप चीज़ों को इंटेंसिफाई करते हैं और ज़्यादा बेहतरीन उपयोग करना चाहते हैं या करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? राइस इंटेंसिफिकेशन सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन की तरह सिस्टम ऑफ व्हीट इंटेंसिफिकेशन, सिस्टम ऑफ मेज इंटेंसिफिकेशन भी है। हम जानते हैं सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन यानी श्री मेथड में हम क्या क्या बचा सकते हैं और क्या क्या करना पड़ता है चीज़ें बचाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल है, आपको ज़मीन का सही उपयोग करना है, लैंड का, मिट्टी का, तो आप ना स्क्वायर प्लांटिंग पे जाओ। तो सबसे पहले एसआरआई मेथड में ये यहाँ पे देखिए, ये है एसआरआई मेथड। क्या है ये? एसआरआई मेथड। और एसआरआई मेथड में क्या करना होता है? सबसे पहले होता है स्क्वायर प्लांटिंग में जाते हैं। आप जानते हैं स्क्वायर प्लांटिंग मेनली हॉर्टिकल्चरल क्रॉप में करते हैं। 10 मीटर बाई 10 मीटर फॉर मैंगो, 6 मीटर बाई 6 मीटर फॉर गुआवा। लेकिन राइस में होता है तो जनरली क्या होता है? 20 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर बिटवीन रो टू रो एंड 15 सेंटीमीटर बिटवीन प्लांट टू प्लांट। लेकिन यदि आप एसआरआई करते हैं तो स्क्वायर प्लांटिंग करेंगे। स्क्वायर प्लांटिंग करते हैं तो कौन सा आइडियल होता है? 25 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर, प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग इन ए बोथ सेंस, आइदर इन ए रो टू रो और ए प्लांट टू प्लांट शुड बी इक्वल। यू अंडरस्टूड द पॉइंट? इस तरह से होता है। तो स्क्वायर प्लांटिंग करते हैं तो प्रॉपर प्लांट पॉपुलेशन आते हैं, स्पेसिंग सही से होता है। दूसरा, यदि आपको टाइम बचाना है तो आप डेपॉग टाइम भी बचाना होता है, इसलिए हम क्या करते हैं? डेपॉग नर्सरी का उपयोग करते हैं। डेपॉग या मैट नर्सरी का उपयोग करते हैं तो जो सीडलिंग है वो मात्र 14 डेज में तैयार हो जाता है। तो बाकी की तुलना में 6 to 7 डेज यहाँ पे बचता है। सीड रेट कम लगते हैं कंपैरेटिवली इस वाले मेथड में। तो एक और है, इसमें हम फॉलो करते हैं लाइन सोइंग, लाइन सोइंग को फॉलो करते हैं, ठीक है? लाइन सोइंग और स्क्वायर रहता है वो रैंडम ब्रॉडकास्ट नहीं करते। लीफ कलर चार्ट का उपयोग करते हैं, जिससे क्या होता है? लीफ कलर चार्ट उपयोग करने से फर्टिलाइज़र का सही उपयोग होगा। एडिशनल या एक्स्ट्रा अमाउंट आप फर्टिलाइज़र नहीं देंगे, आप सही अमाउंट में फर्टिलाइज़र देंगे। तो ये बेनिफिट हैं। और इतने सारे, जैसे इसमें क्या क्या होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो, एसआरआई मेथड अपनाते हैं तो पानी बचत होता है, वाटर सेविंग होता है। इसमें आपका जो लैंड है उसकी सेविंग होती है एक तरह का, उसमें ही ज़्यादा आप करते हैं। टाइम सेव होता है, टाइम सेव होता है, ठीक है? और टाइम सेव होने के बाद फर्टिलाइज़र भी सेव होता है, क्योंकि आप फर्टिलाइज़र सेविंग करने के लिए लीफ कलर चार्ट का उपयोग करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन जो नहीं सेव हो पाता वो क्या है? वो है लेबर, क्योंकि इसमें भर भर के लेबर लगते हैं। इसमें ना भर भर के लेबर लगते हैं। इसका एक प्रूफ आपको बताता हूँ मैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एम नरेगा है ना, एम नरेगा गांव में रूरल एम्प्लॉयमेंट की योजना, तो एम नरेगा के अंतर्गत जो भी किसानों को या गांव के मजदूरों को पैसा दिया जाता था काम दे करके, तो उन्होंने कहा कि आप एसआरआई के से जुड़ सकते हैं। एसआरआई में लेबर चाहिए और उसमें काम देना होता है एम नरेगा में। तो ये साबित करता है कि एसआरआई लेबर इंटेंसिव है, लेबर ज़्यादा लगता है उसमें, ठीक है? लेबर सेविंग नहीं हो पाता। तो दिस मेथड बिकॉज इट रिक्वायर केयरफुल मैनेजमेंट, केयरफुल मैनेजमेंट करना होता है, हर काम बारीकी से करना होता है। इसलिए चलिए एक और महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जानते हैं, ये भी पूछा गया था। तो ये है एक्योची डिजीज़। क्या है ये? एक्योची डिजीज़। खेत एक्योची डिजीज़ की वजह से इस तरह के हो जाते हैं। अब ये क्यों होता है राइस में एक्योची डिजीज़, इसके बारे में जानते हैं। ये एक्योची डिजीज़ होने के पीछे वजह होता है इसका हाइड्रोजन सल्फाइड का, H2O का जमाव, एक्यूमुलेशन
और उसकी वजह से टॉक्सिसिटी। हाइड्रोजन सल्फाइड की जमाव हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर के हो जाते हैं, फील्ड है वो। और एक बात जानिए कि ऐसा कब होता है, जब लगातार ये खेत है वो पानी से भरा रहता है, ये एनारोबिक कंडीशन रहता है, यानी यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है। ऐसे कंडीशन में वहाँ पे एसिडिटी डेवलप होता है और वो हाइड्रोजन सल्फाइड एक्यूमुलेशन की वजह से होता है। यहाँ पे कई सारे जो यूजफुल न्यूट्रिएंट हैं वो एक फार्म से ऐसे फार्म में कन्वर्ट हो जाते हैं जो अनअवेलेबल फार्म है, और उसकी वजह से जो जड़ों में इस तरह की प्रॉब्लम आता है। आयरन में, मैग्नीज में चेंजेस देखने को मिलते हैं उनके फार्म में, और इस तरह से ये आप देख रहे हैं कि ड्राइंग अप, येलो और थोड़े से ब्राउनिश कलर होते हैं, ये एक्योची डिजीज़ को दर्शाते हैं। ये याद रखना, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। नाउ we are interested to know about another important disease, Khera disease in the rice. It is one of the most famous deficiency disorder जिसे हम डिजीज़ के रूप में देखते हैं। खैरा डिजीज़ जिंक डिफिशेंसी की वजह से होने वाला एक डिसऑर्डर है, लेकिन एक बड़े पैमाने पे आता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, डिजीज़ के रूप में देखते हैं। खैरा डिजीज़ पान में लगने वाला खैर, जिसे हम कत्था कहते हैं, उससे निकला हुआ शब्द है। ये खैर है, इसका कलर ब्राउन कलर होता है, तो ये भी इसके सिम्टम को देख के बनाएंगे। जैसे देखो सिम्टम क्या होते हैं। खैरा डिजीज़ में छोटे छोटे, ये तो खैर वैसे दूसरे डिजीज़ के सिम्टम हैं, लेकिन फिलहाल बताने के लिए रख दिया गया। इस तरह से छोटे छोटे ब्राउन कलर के स्पॉट आते हैं, तो ब्राउन कलर के स्पॉट आते हैं, यही खैरा डिजीज़ का सिम्टम है। ये जिंक डिफिशेंसी की कमी से होता है, और जब इसकी कमी होती है तो हम क्या सप्लाई कर सकते हैं, जिंक सल्फेट अप्लाई कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए। अब आपको जानना चाहिए, भारत के मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की कमी देखी गई। तीनों फर्टिलाइज़र दिया जाता है किसानों के द्वारा, तीनों न्यूट्रिएंट की सप्लाई होती है फर्टिलाइज़र के माध्यम से, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट की भी कमी देखने को मिला। और जिस माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी भारत की मिट्टी में देखने को मिलता है वो कौन सा है, तो दैट इज़ द जिंक। व्हीट में भी जिंक डिफिशेंसी आता है, राइस में खैरा डिजीज़ के रूप में आता है, मेज़ में वाइट बर्ड के रूप में आता है, और कई क्रॉप में लिटिल लिप के रूप में आता है। तो यू मस्ट नो अबाउट दिस वन, ठीक है। कॉटन में लिटिल लिप के रूप में ये डिजीज़ आता है, जिंक डिफिशेंसी। अब राइस के बारे में हमने कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, व्हीट के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ए वन लाइनर फ्रॉम द PYQ रिलेटेड टू व्हीट कल्टिवेशन। तो व्हीट कल्टिवेशन को लेके क्या क्या क्वेश्चन आया था वो जानते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था व्हीट का क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन। व्हीट हैज़ ए क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज एज ए मोस्ट क्रिटिकल स्टेज कौन सा है, CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन। जब मिट्टी में क्राउन रूट आना चालू हो जाता है, कब चालू हो जाता है ये, 21 डे आफ्टर सोइंग, 21 से 23 डे आफ्टर सोइंग, ये टाइम है क्राउन रूट इनिशिएशन का। इस स्टेज में व्हीट को इरिगेशन करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज सीरियस लेवल में इल्ड नुकसान होगा। लेकिन कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि किसान के पास में 3 इरिगेशन है तो किस किस स्टेज में इरिगेशन करना चाहिए, तो आंसर क्या है, CRI में पहले, फिर टिल्डरिंग स्टेज में और बूटिंग स्टेज में। कीप दिस 3 फैक्ट, ये 3 मेजर मोस्ट क्रिटिकल स्टेज हैं इरिगेशन करने के लिए व्हीट क्रॉप में। फिर एक और क्वेश्चन पूछा गया था व्हीट में, व्हीट इज़ ए क्लासिक टेम्परेट क्रॉप रिक्वायरिंग कूल क्लाइमेट ड्यूरिंग द ग्रोथ। तो बेसिकली ये व्हीट का क्वेश्चन नहीं था, ये एग्रो क्लाइमेट वाला या एग्रोमेट्रोलॉजी वाले पोर्शन का क्वेश्चन था।
जहाँ पे हम एग्रीकल्चर के आधार पे क्लाइमेट को डिवाइड करते हैं, तो हम कहते हैं टेम्परेट क्लाइमेट के क्रॉप, या इसे कह सकते हैं क्रॉप क्लासिफिकेशन वाला यूनिट का क्वेश्चन, कि यदि आप क्लाइमेट के आधार पे क्रॉप को क्लासीफाई करते हैं तो ट्रॉपिकल क्रॉप, सब ट्रॉपिकल क्रॉप, टेम्परेट क्रॉप और पोलर क्रॉप, ये 4 तरह के क्लास होते हैं क्रॉप के, उनसे ही ये डिराइव्ड क्वेश्चन है। तो व्हीट टेम्परेट क्रॉप का एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, याद रखना, वहाँ से क्वेश्चन उठा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसी के समकक्षा और भी क्वेश्चन उठे थे। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रॉपिकल क्रॉप का एग्जांपल पूछा गया था, पोलर क्रॉप है उसके क्वेश्चन पूछे गए थे कि पोलर क्रॉप का एग्जांपल बताइए। तो ये याद रखना है, व्हीट टेम्परेट क्रॉप का एक एग्जांपल है। नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ द इन एग्जाम। तो यह है एक महत्वपूर्ण जीन के बारे में। इस जीन को क्या कहते हैं? दिस जीन इज नोन एज ए नॉरिंटेन। नॉरिंटेन एक जीन है, और जीन क्या होता है? एक डीएनए का सेगमेंट या उसका टुकड़ा। और ये नॉरिंटेन जीन है व्हीट में ड्वार्फनेस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जिन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन या व्हीट रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, थ्रू आउट द वर्ल्ड ग्लोबली फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, उन्होंने इस जीन को पहचाना और जो वैरायटी बनाया उन्होंने उसमें ये जीन सम्मिलित किया, इंक्लूड किया, और वो ड्वार्फ वैरायटी, सेमी ड्वार्फ वैरायटी बनाया। उस सेमी ड्वार्फ वैरायटी हाई यील्डिंग वैरायटी के रूप में साबित हुए। उन हाई यील्डिंग वैरायटी जो नेचर से सेमी ड्वार्फ वैरायटी थे, उसकी वजह से वर्ल्ड में बम्पर प्रोडक्शन हुआ व्हीट का और ग्रीन रिवॉल्यूशन अचीव करना संभव हुआ। उसी को ही ध्यान में रख करके भारत में भी ग्रीन रिवॉल्यूशन लाना संभव हुआ, क्योंकि भारत में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग से संपर्क बना करके उन वैरायटी को लाया, उन वैरायटी को इंडिया में भी लॉन्च किया। उन वैरायटी को यूज़ करके भारत के लिए भी कई सारे महत्वपूर्ण सेमी ड्वार्फ वैरायटी बनाया, और उन सारे सेमी ड्वार्फ व्हीट वैरायटी में कौन सा जीन था? नॉरिंटेन जीन था। इसी की वजह से ही ग्रीन रिवॉल्यूशन लाना संभव हो पाया, क्योंकि ये हाइट में छोटे पौधे बनाते थे ये जीन, और छोटे पौधों से यील्ड का नुकसान कम होता था, क्योंकि पहले जो टॉल वैरायटी थे उनसे लॉजिंग ज़्यादा होता था, पौधे गिर जाते थे, फिर उससे जो पेनिकल है टूट जाते थे और ओवरऑल यील्ड कम हो जाता था। तो ये कहानी जाने, महत्वपूर्ण फैक्ट है। वहाँ से ये क्वेश्चन है बेसिकली हिस्ट्री वाले पोर्शन से। इसको आप 2 जगह में देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर स्टार्ट के पहला दूसरा लेक्चर होता है, वहीं से स्टार्ट हो जाता है बेसिक एग्रोनॉमी में। दूसरा, इसको जब आप व्हीट कल्टीवेशन में पढ़ते हैं तब भी, क्योंकि महत्वपूर्ण फैक्ट है, हम इसके बारे में जानते रहते हैं, तो इसके बारे में आपको जानना है, ठीक है। चले, एक और पहलू है। अब बात करते हैं व्हीट के बाद मेज का। तो मेज कल्टीवेशन को लेकर के एक क्वेश्चन है, इसको आप एंटोमोलॉजी या इंसेक्ट मैनेजमेंट का भी पार्ट मान सकते हैं और मेज कल्टीवेशन का भी। तो मेज स्टेम बोरर, मेज में अटैक करने वाला सबसे खतरनाक इंसेक्ट है, पेस्ट है। मेज स्टेम बोरर लार्वी फीड ऑन द लीफ एंड बोर इनटू स्टेम एंड कॉब। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यह है इंसेक्ट, यह है मेज का स्टेम बोरर। इसमें पिंक बोरर वगैरह भी आते हैं, 2-3 टाइप के आते हैं। ये स्टेम को बोर करता है, पत्तियों में शॉटगन होल क्रिएट करता है और कॉप को भी अटैक करता है। तो इंसेक्ट भी पूछा गया था, मेज स्टेम बोरर लार्वी फीड ऑन द लीफ एंड बोर इनटू स्टेम एंड कॉप। इनमें केवल ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा इंसेक्ट है जो मेज के लीफ को खाता है और स्टेम को बोर करता है। तो आंसर क्या है? ये मेज स्टेम बोरर, दैट यू नीड टू नो। अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू मेज। मेज इज ग्रोन ऑन द साइड ऑफ द रीज ड्यूरिंग द मानसून एंड रबी सीजन। तो मेज की बुआई का परफेक्ट क्या होता है? देखो, जैसे ये रहा फरो,
ये रहा फरो, ये रहा रीज। तो बेसिकली क्या है, आपको भले यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है सीधे सीधे यहाँ पे सीधे में, लेकिन जो मानसून का टाइम होता है उसमें यहाँ पे ही डायरेक्टली करने के बजाय साइड ऑफ द रीज इन इस एरिया में करते हैं, यहाँ से डिराइव होता है। ठीक है, इस एरिया में डिराइव होता है। तो ये एक स्पेसिफिक फैक्ट है, ये भी क्वेश्चन के रूप में पूछा गया था। नाउ लेट अस टॉक अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू द मेज। तो ये है बेबी कॉर्न को लेकर के। बेबी कॉर्न एक अलग टाइप का मेज है, ये आप जानते हैं। और बेबी कॉर्न यहाँ पे तोड़ के रखा गया है, देखिए बेबी कॉर्न। बेबी कॉर्न, बेबी कॉर्न इज हार्वेस्टेड बिफोर द सिल्किंग स्टेज। बेबी कॉर्न बेसिकली कैसे होता है, ये फिंगर साइज के होते हैं, सॉफ्ट इमैच्योर होते हैं। तो ये बेसिकली सलाद के रूप में उपयोग होते हैं, एज ए वेजिटेबल भी कई लोग कुक करते हैं। इसका हार्वेस्टिंग टाइम कब हार्वेस्ट किया जाता है, बिफोर द सिल्किंग स्टेज, यानी जब ये सिल्क निकलते रहता है, निकलने के पहले जब वो सॉफ्ट कॉब रहता है तभी उसे तोड़ दिया जाता है। तो ये यूनिक है, जबकि आप जानते हैं बाकी मेज होगा उनमें प्रॉपर सिल्किंग आएगा, टेसल बनेगा, फिर पॉलिनेशन होगा, फिर उसमें कॉब बनेंगे, ग्रेन बनेंगे, उसके बाद ग्रेन को हार्वेस्ट करते हैं पूरे कॉब के साथ में। अगला क्वेश्चन है शुगर केन को लेकर के। तो आइए जानते हैं शुगर केन को लेकर के क्या क्वेश्चन पूछा गया। शुगर केन प्री सीजनल प्लांटिंग, प्री सीजनल प्लांटिंग इन द महाराष्ट्र एंड कर्नाटका इज डन ड्यूरिंग द अक्टूबर नवंबर। ये टाइम लाइन पूछा गया है। अब आप देखिए, जैसा हम कंटेंट पढ़ाते हैं थोड़ा बहुत वेरिएशन तो होता है ना, एग्जैक्ट तो लाइन बाय लाइन नहीं पूछेंगे, ठीक है ना। आपको कई बार समझ बनाना पड़ता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो आप समझ बनाए हैं उसी के आधार पे IBPS क्वेश्चन को डायरेक्टली कर पाएंगे। 70 मतलब जैसे आप देखिए, आप 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन में ऐसा मान के चलो कि अराउंड द 50 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन तो आपको लाइन बाय लाइन दिख जाएंगे हमारे कंटेंट से, और दूसरे और भी किताबें हैं उनमें से भी 10-15% तो दिख जाते हैं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन आते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि ज़्यादातर क्वेश्चन हैं, मतलब आउट ऑफ द 50-25 कर रहे हैं, मतलब 50%, तो 50 to 60% क्वेश्चन हैं वो प्रैक्टिकल जो बुक है, प्रैक्टिकल बुक इन द सेंस जो रियल फील्ड में कोई अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है मॉडल बैंकेबल प्रोजेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल है इंस्ट्रक्शन फॉर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टेक्निक। ये अलग अलग कि जगहों में रहते हैं और ये प्रैक्टिकल यूटिलिटी के चीज़ होते हैं, ठीक है। जैसे मॉडल बैंकेबल प्रोजेक्ट तो खुद बैंकों के पास होता है, वो पूरा बुकलेट ही होता है। कई बार जिनके पास में नहीं होता है बैंक के पास में, वो RBI के वेबसाइट से, सॉरी नाबार्ड के वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं। तो ज़्यादातर टेक्निकल आस्पेक्ट है जिससे लोन निकाला जाता है, जिस टेक्निक को या तौर तरीका को प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए उपयोग करते हैं, उसी के टेक्निकल पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखना कैसे ये काम करता है। तो शुगर केन प्री सीजनल प्लांटिंग इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका इज डन ड्यूरिंग द अक्टूबर नवंबर। तो यहाँ देखो स्पेसिफिकली वो बता रहे हैं कि महाराष्ट्र और कर्नाटका में प्लांटिंग टाइम क्या होता है, अक्टूबर नवंबर। तो इस तरह के बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं IBPS FAO में, वो क्या होते हैं, वो यूनिक होते हैं, वो डायरेक्टली ना एक प्रैक्टिकल एंगल से पूछे जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चन बहुत होते हैं, यही वजह है कि अच्छे स्कोर नहीं आते, क्योंकि लोग ऐसे बुक पढ़े हैं और बुक में इस तरह का कलेक्शन होता नहीं है कि वो रैंडम कहीं से भी एक अलग ही टाइप का जो नॉलेज है, फैक्ट है, वो उठाएं। वो तरीका है जिससे हम लोग काफ़ी लंबे टाइम से, जैसे IBPS है 2012 से पैटर्न बदला है, और लगभग तब से, क्योंकि मैं 2007-8 से गाइड करते आ रहा हूँ। पहले नौकरी के भी टाइम में था, तब भी थोड़ा थोड़ा गाइड करता था 8-9 में, फिर 11 के आसपास में तो गाइड करना चालू कर दिया था। तब थोड़ा सा कम फोकस था कि IBPS में JRF वगैरह में ज़्यादा फोकस करते थे, लेकिन IBPS की क्वेश्चन एनालिसिस करते थे शुरू से, सिंस दे आर 2012 में जब चेंज हुआ IBPS FAO का क्वेश्चन वगैरह, तब से ही हम इनको ट्रैक करते आ रहे हैं। तो हमें समझ आए कि क्वेश्चन कैसे बदलते हैं, कहाँ से आते हैं,
कैसे सोर्स होते हैं, क्या सोर्स वो लोग यूज़ करते हैं, दैट वी कम टू नो। चलो शुगर केन का एक और क्वेश्चन है रैटून को लेके। शुगर केन रैटून रिक्वायर मोर नाइट्रोजन देन द प्लांट केन। जैसे आप नॉर्मली गन्ना लगाते हैं लेकिन रैटून से लगाते हैं। अब रैटून क्या है, तो रैटून का मतलब होता है ये छोटा प्लांट लगा, शुगर केन के मेन क्रॉप के हार्वेस्टिंग के बाद जो स्टबल बचता है उससे फिर नया प्लांट लगाना वो रैटूनिंग है, और जो बचा हुआ स्टबल है जिससे नया प्लांट बनता है वो रैटून होते हैं। तो भारत में रैटून लगाया जाता है, इससे ना सेट यानी प्लांटिंग मटेरियल जिसे बीज कहते हैं उसकी बचत हो जाती है, जो जर्मिनेशन में टाइम लगता है वो टाइम की सेविंग हो जाता है। तो बहुत सारे चीज़ों का बेनिफिट होता है। जैसे फर्टिलाइज़र भी है वो मात्रा 25% ही एक्स्ट्रा लगेगा, सीड है या सेट है वो भी मात्रा एडिशनल 25% ही लगेगा गैप फिलिंग मात्रा के लिए, बाकी तो प्लांट लगा हुआ है। तो रैटून एक इम्पॉर्टेंट है, और रैटून शुगर केन रैटून रिक्वायर मोर नाइट्रोजन देन द प्लांट केन। तो नॉर्मल की तुलना में उसमें नाइट्रोजन थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत होता है। ओके, नाउ शुगर केन रिपनिंग एक और डिवाइस है, ये देखिए डिवाइस को, यह है शुगर केन का मैच्योरिटी डिसाइड करना है। जब आप शुगर केन को हार्वेस्टिंग करेंगे तो शुगर केन में तो ऐसा नहीं रहता कि आम की तरह पक गया तो समझ में आ गया कि तोड़ लिया जाए, वो तो स्टेम है। तो हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या होता है, एक तो किसान जो नॉर्मली फॉलो करते हैं कि उनके लिप्स हैं वो येलो टर्न होते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि काटना चाहिए, किसान को समझ में आ जाता है कि अब इसे काटना चाहिए। लेकिन एक मशीन होता है जिसे कहते हैं रिफ्रैक्टोमीटर, जो बड़े स्केल में कल्टीवेट करते हैं वो रिफ्रैक्टो जो मीटर है, ये रिफ्रैक्टोमीटर मशीन ये है। और यहाँ पे जो गन्ने का रस है वो रख करके उसके रीडिंग को देखा जाता है। यदि 20 ब्रिक्स TSS आया तो समझ जाइए कि शुगर केन रिपनिंग का टाइम आ गया। लेकिन स्टैंडर्ड आइडियल टाइम हार्वेस्टिंग के लिए कितना माना जाता है, 15 to 18 ब्रिक्स है, इसको आइडियल माना जाता है हार्वेस्टिंग के लिए। ये 20 तो बताता है कि रिपेन हो गया, 20 क्या दिखाता है, रिपेन हो गया। लेकिन 15 to 18 को क्या माना जाता है, बेस्ट माना जाता है। ठीक है, मतलब उतने में हार्वेस्टिंग करना चाहिए। जैसे 20 हो गया तो आप समझ गए कि मैच्योर हो गया, लेकिन थोड़ा सा और मैच्योर होने दीजिए ताकि हार्वेस्ट कर सकें। जब वो उसका रिड्यूस होकर ब्रिक्स 20 से कितना आ जाए, 15 to 18 के बीच में आ जाए। नाउ शुगर केन में एक स्पेशल प्लांटिंग होता है जिसे कहते हैं ट्रेंच प्लांटिंग मेथड। अब ट्रेंच प्लांटिंग मेथड में जैसे आप देख रहे हैं ये कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया में गन्ने की खेती होती है तो ऐसा ट्रेंच बना दिया जाता है गहराई तक इस तरह का, और इस जो ट्रेंच बना हुआ है इसमें ऐसा प्लांटिंग मटेरियल को डालते हैं। तो ट्रेंच मेथड ऑफ शुगर केन प्लांटिंग इज सुटेबल फॉर द कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया में क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पे तेज़ आंधी चलती है, विंड स्पीड ज़्यादा होता है, वहाँ पे शुगर केन प्लांट का लॉजिंग का डर ज़्यादा रहता है, लॉजिंग होगा तो नुकसान ज़्यादा होगा। ऐसे में क्या होता है कि जो शुगर केन के जड़ें हैं वो ट्रेंच की वजह से गहराई तक जाती हैं। यहाँ जैसे शुगर केन है वो यहाँ अपनी जड़ें बनाएगा तो इतना कम से कम शुगर केन है वो भी ज़मीन के अंदर में रहेगा, इसका एंकर अच्छा बनेगा और विंड का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। You get it? Why we adopt the trench method in the coastal region? Answer is to avoid a wind lodging. Is it okay? अब हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप, कैश क्रॉप, फाइबर क्रॉप, कॉटन के बारे में। कॉटन कल्टीवेशन को लेकर के क्या क्वेश्चन पूछा गया था, तो कॉटन लिंट इंडेक्स पूछा गया था। लिंट इंडेक्स क्या है? दिस इज द वेट ऑफ लिंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द 100 सीड। यदि 100 सीड कॉटन है, लिंट इंडेक्स इज द वेट ऑफ द लिंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द 100 सीड्स। तो आप ऐसे ही 100 सीड लेते हैं और उनके कंपैरिजन में जो आप लिंट निकालते हैं सेपरेट करके जिनिंग प्रोसेस से, उसको वेट करते हैं, उससे क्या कहते हैं,
कॉटन लीड इंडेक्स कहते हैं। ये हमने डिस्कस नहीं किया था ना, हमने अदर कई सारे पैरामीटर को डिस्कस किया था लेकिन लीड इंडेक्स को डिस्कस नहीं किया था, तो ऐसा ही होता है, ध्यान रखें। चलिए बीटी कॉटन के बारे में जानते हैं। बीटी कॉटन में क्वेश्चन पूछा गया था। तो बीटी कॉटन नॉर्मल कॉटन नहीं होता। आज भारत का लगभग 90% जो एरिया है वो क्या है, वो बीटी कॉटन ही है, याद रखना। अब बीटी कॉटन इज ए इंसेक्ट रेजिस्टेंट कॉटन। इट प्रोटेक्ट द कॉटन मेनली फ्रॉम द अमेरिकन बॉलवर्म। उस इंसेक्ट का नाम क्या है, अमेरिकन बॉलवर्म। इसे क्या कहते हैं साइंटिफिकली, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। इस अमेरिकन बॉलवर्म से बचाने के लिए हम कल्टीवेट करते हैं इस स्पेशल कॉटन को, जिससे कहते हैं बीटी कॉटन। ये इंसेक्ट रेजिस्टेंस है। बीटी कॉटन को बनाने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक का उपयोग करते हैं। एक बैक्टीरिया जो मिट्टी में पाया जाता है जिसका नाम बैसिलस thuringiensis है, उससे एक स्पेशल टाइप का जीन जिसे कहते हैं क्राई1AC जीन, वो निकाल करके हमारे इस कॉटन के अंदर में फिर से रिकॉम्बिनेंट किया गया था और नॉर्मल कॉटन से बीटी कॉटन बनाया गया था, जिससे कि उस पौधे के भी अंदर में उस स्पेशल जीन जो डाला गया था क्राई1AC जीन, उसकी वजह से कि स्पेशल टाइप का प्रोटीन पैदा हो जो कि इस इंसेक्ट के लिए जहर की तरह काम करे। इस तरह से बनाया गया था बीटी कॉटन। आइए एक महत्वपूर्ण क्रॉप है ग्राउंड नट, एक ऑयल सीड क्रॉप है, इससे पूछे गए सवाल को भी देख लेते हैं। ग्राउंड नट में पूछा गया सवाल है क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज ग्राउंड नट का क्या है, तो यह है फ्लावरिंग, पेग पेनिट्रेशन एंड पॉड डेवलपमेंट। जब भी मूंगफली की खेती होती है तो जब उसमें फ्लावरिंग आते हैं या फिर पेग है वो ज़मीन के अंदर जाना चालू कर देता है, जिसके ही वजह से पॉड बनते हैं ज़मीन के अंदर में, और फिर पॉड है वहाँ पे डेवलप होना चालू होता है। ये 3 मेजर स्टेज हैं इरिगेशन के एंगल से, जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए ग्राउंड नट का कल्टीवेशन के दौरान। नाउ एक है कॉपी, तो याद रखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कॉपी। कॉपी एक ऐसा क्रॉप है जो यूज होता है एज ए ट्रैप क्रॉप। कॉपी को हम लोग एज ए ट्रैप क्रॉप के रूप में उपयोग करते हैं। ग्राउंडनट में ये ग्राउंडनट की फसल है और ये है रेड हैरी कैटरपिलर, RHC। रेड हैरी कैटरपिलर ग्राउंडनट के एक महत्वपूर्ण इंसेक्ट है। इसके पत्तियों को ज़बरदस्त ढंग से नुकसान करते हैं, मूंगफली के पत्तियों को। तो फिर यदि आप चाहते हैं कि ग्राउंड नट में रेड हैरी कैटरपिलर इंसेक्ट है वो अटैक ना कर पाए, तो उसके चारों तरफ में हम कौन सी क्रॉप को लगा देते हैं, कॉपी। कॉपी उनको अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सारे रेड हैरी कैटरपिलर है इस कॉपी के ऊपर आ जाते हैं और वो उसको खाने लग जाते हैं और हमारा मेन क्रॉप ग्राउंड नट वो बच जाता है। इसे ही ट्रैप क्रॉप कहते हैं। तो ट्रैप क्रॉप को भी ध्यान में रखें। और भी कई सारे एग्जाम्पल हम लोग यूज़ करते हैं ट्रैप क्रॉप के रूप में, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलो बार्ली को लेके क्वेश्चन पूछा गया था। तो बार्ली इज ए हाईली साल्ट टॉलरेंट क्रॉप एमंग द लिफ्टेड क्रॉप। ये बेसिकली प्रॉब्लम सोल्व का क्वेश्चन है, लेकिन इसे बार्ली में भी काउंट कर सकते हैं, इसलिए इसको हम लास्ट में काउंट कर रहे हैं। प्रॉब्लम सोल्व के क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन, अभी सोइल साइंस में प्रॉब्लम सोल्व पढ़ेंगे। क्वेश्चन ये था कि जो क्रॉप दिए हैं उनमें से कौन ज़्यादा साल्ट टॉलरेंट या हाई साल्ट टॉलरेंट क्रॉप है। तो हम जानते हैं कि बार्ली बहुत ज़्यादा साल्ट टॉलरेंट क्रॉप होता है, शुगर बीट है, राइस वीट भी मीडियम साल्ट टॉलरेंट क्रॉप होते हैं, लेकिन पल्सेस हैं और ऑयलसीड हैं साल्ट सेंसिटिव क्रॉप होते हैं, उन्हें बिल्कुल नहीं लगाना होता है। तो इस एंगल से क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा क्रॉप सबसे ज़्यादा साल्ट टॉलरेंट क्रॉप है, आंसर है बार्ली। इज इट ओके। नाउ कुछ और बेसिक क्वेश्चन, जैसे अभी देखा आपने क्वेश्चन क्रॉप को लेके, लेकिन कुछ जनरल बेसिक इकोनॉमी से था, उन क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन था कंटिजेंसी क्रॉप प्लानिंग का मतलब। मैंने कंटिजेंसी क्रॉप प्लानिंग के भी बारे में बताया है। अचानक से जब किसी एरिया में बरसात होना बंद हो जाता है और वो एरिया ड्रॉट या सूखा जैसे सिचुएशन फेस करते हैं, तो वहाँ के लिए कुछ तो ऐसा सिचुएशन या प्लानिंग होनी चाहिए कि जो भी कम समय बचा है और उसमें बरसात हो रही है,
तो आप क्या कर सकें, कोई अल्टरनेटिव प्लानिंग कर सकें या क्रॉप लगा सकें। तो चेंजिंग द क्रॉप आर द सोविंग स्ट्रेटजी अंडर द डिलेड मानसून। पर्टिकुलरली कंटिजेंट क्रॉप प्लानिंग कब काम आता है, या तो मानसून डिलेड हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल है 1 जून को बरसात होना था लेकिन नहीं हुआ और वो 1 महीना बाद स्टार्ट हो रहा है। अब आपको डर हो जाएगा कि भाई जो 4 महीना तक रेन होता और 4 महीने वाली आप फसल लगाते, वो 4 महीना 4 मंथ है, उसके लिए तो अब ये पानी मिलेगा नहीं। ओनली यू आर हैविंग ए 2.5 मंथ टू कल्टिवेट एनी क्रॉप। ऐसे में आप सेम प्लान के थ्रू नहीं आगे बढ़ सकते, क्योंकि आपकी क्रॉप लेगा 4 मंथ और एरिगेशन ड्यूरेशन बच गया है मात्र कितना दिन, 2.5 मंथ। तो ऐसे में आप उस क्रॉप को ध्यान में रखना होता है जो आपके पर्टिकुलर एरिया में 60 ड्यूरेशन में भी कंप्लीट हो जाए और कुछ तो इल्ड दे। तो उन 60 ड्यूरेशन वैरायटी को खोज के रखना जो आपके जगह के लिए बेटर भी हैं, उस जगह में बेटर भी परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ये जो क्रॉप सिलेक्शन है ये रीजन टू रीजन वेरी करता है। अब कोई भी एक 60 ड्यूरेशन वैरायटी को थ्रू आउट इंडिया के लिए फिट नहीं मान सकते कि वो सब जगह उससे कोई हम लोग मानेंगे। तो ये होता है कंटिजेंट क्रॉप प्लानिंग कि यदि मानसून डिलेड हुआ, लेट ऑनसेट हुआ, तो ऐसे सिचुएशन में या अर्ली विड्रॉल हो गया, तो जो भी टाइम बिंग बचा है उसके लिए अल्टरनेटिव सडन क्रॉप प्लान या कंटिजेंट क्रॉप प्लान क्या है, इसका डेफिनेशन मात्र ही पूछा गया। तो चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं, स्मूदर क्रॉप। स्मूदर क्रॉप वीड मैनेजमेंट को एरिया का एक क्वेश्चन है। स्मूदर क्रॉप को आप एक और जगह में देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। तो स्मूदर क्रॉप क्या है? स्मूदर क्रॉप वे क्रॉप होते हैं जो जल्दी से ग्रो करते हैं और वीड बढ़े उसके पहले वो अपनी ही संख्या, अपनी क्रॉप का जो लीव एरिया है या क्रॉप कैनोपी है वो बढ़ा देता है। रैपिड कैनोपी डेवलपमेंट करते हैं। तो जब तेज़ी से अपनी पत्तियां बढ़ा देते हैं तो वीड को जगह कम मिलती है, वीड कम्पीट नहीं कर पाता लाइट वगैरह के लिए। ऐसे क्रॉप को स्मूदर क्रॉप कहते हैं। स्मूदर क्रॉप को तब लगाते हैं जब आपको क्लियर रहता है इस एरिया में वीड ज़्यादा आते हैं, तो वीड को सप्रेस करने के लिए आप स्मूदर क्रॉप का चूज़ करते हैं। स्मूदर क्रॉप के रूप में आप किस क्रॉप को ले सकते हैं? कॉपी। स्मूदर क्रॉप के रूप में ले सकते हैं आप मूंग या उड़द को, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं। ये जल्दी से उस एरिया को कवर अप कर देते हैं ताकि उस एरिया में वीड ग्रोथ ना हो सके। इज इट ओके? तो इसे क्या कहते हैं? स्मूदर क्रॉप। ये भी क्वेश्चन में पूछा गया था। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था ले फार्मिंग को लेकर के। किसको लेके पूछा गया था? ले फार्मिंग को लेके पूछा गया था। ले फार्मिंग रिफर्स टू ग्रोविंग द ग्रास आर लेग्यूमिनस पास्चर विद द क्रॉप। इस तरह से यदि आप ग्रासेस लगाते हैं पर्टिकुलरली लेग्यूमिनस पास्चर, तो उसे क्या कहते हैं? ले फार्मिंग कहते हैं। फिर आता है रेटूनिंग। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो रेटूनिंग क्या है? यह डेफिनेशन पूछा गया था। रेटूनिंग इज ए रीग्रोथ ऑफ द क्रॉप फ्रॉम इफ्टेबल आफ्टर हार्वेस्ट। जब आप फसल को काट देते हैं उसका जो अवशेष होता है इफ्टेबल, उससे फिर से प्लांट हो जाना रेटूनिंग कहलाता है। और उस जो बचा हुआ अवशेष को रेटून कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये गन्ना है और इस एरिया से गन्ना काट दिया गया, छोटा छोटा जगह था, इसी से ही फिर से प्लांट लग रहे हैं, इससे ही रेटूनिंग करते हैं। तो शुगर केन में रेटूनिंग कॉमन चीज़ है। इससे ना काफ़ी चीज़ों का बचत होता है, इसके पहले हमने डिस्कस किया। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि सोरघम में और राइस में भी रेटूनिंग करते हैं। राइस में भी रेटूनिंग करते हैं, ठीक है। राइस में रेटूनिंग करते हैं जब समर में बहुत सारा वहाँ पे हार्वेस्ट के बाद धान भी गिर गए तो फिर वो बुआई नहीं करते, सीधा वहाँ पानी डाल देते हैं और वहीं से प्लांट ग्रो हो जाते हैं और खेत फिर से तैयार हो जाता है, ठीक है। तो इसे ही क्या कहते हैं? रेटूनिंग कहते हैं। नाउ एक मेथड है कल्टीवेशन का जिसे हम डिबलिंग कहते हैं। तो डिबलिंग में क्या होता है? इस तरह का डिबलर होता है लकड़ी का, और अलग अलग आजकल मॉडर्न तरीके से आते हैं। ऐसा होल बनाया जाता है और ये सारे डिबलर हैं, और फिर इस होल में जो ऐसे सीड का उपयोग करते हैं जो कि साइज़ में बड़े होते हैं, बोल्ड और लार्ज होते हैं, ऐसे सीड को एक एक करके ड्रॉप करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है मेज का डिबलिंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ वेजिटेबल मैं बताता हूँ, उसका क्या बोलते हैं उसको? कुकुरबिट्स का। कुकुरबिट्स है, जैसे पम्पकिन वगैरह है,
ठीक है। पम्पकिन वगैरह का सीड काफ़ी बड़ा होता है, करेला का बीज बड़ा होता है, तो उनको लगाना है तो आप डिबलिंग मेथड जा सकते हैं। ये ना बड़े बीज इंडिविजुअली ज़्यादा एरिया तक फैलते हैं, ऐसे के लिए बेटर यूज होते हैं। तो डिबलिंग का डेफिनेशन पूछा गया था, क्या था डिबलिंग का डेफिनेशन? प्लेसिंग द सीड इन ए होल एट डिजायर्ड डेप्थ एंड कवरिंग इट। तो ऐसा एक होल बनाते हैं और यहाँ मार्किंग रहता है, इससे आप कितना डीप तक जार डालेंगे, बीज की बुआई करेंगे, वो आपको तय कर लेते हैं। उतने तक ही आपको ध्यान में रख करके वो अंदर घुसाना है। जब आपको लगता है गहराई तक करना है तो ज़्यादा प्रेस करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको एक पता चल जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है कि कितना आपको अंदर करना है। फिर वहाँ पे होल जो बना होता है, वहाँ पे एक दूसरा पर्सन है, वो एक एक करके गिराते चले जाते हैं, इसे डिबलिंग मेथड कहते हैं। फिर आता है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग का मतलब होता है कंटिन्यूअस ड्रॉपिंग ऑफ द सीड इन ए डिफरेंट डेप्थ इन द रो। ये भी पूछा गया था 2021 में। जैसे यहाँ पे आ गया सीधा सीधा एक मशीन सीड ड्रिलर, तो ये हॉपर है जहाँ पे सीड रखा जाता है। हॉपर से इस तरह से यहाँ पे लगा होता है मीटरियरिंग मैकेनिज्म, एक एक सीड हैं प्रॉपरली गिरते हैं, इस तरह से यहाँ फनल होता है और पाइप के थ्रू आते हैं और इस तरह से जो रो बना होता है उस रो में नीचे नीचे गिरते हैं। एक रो यहाँ गिरा, एक इधर गिरा, एक इधर गिरा, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6। इस इमेज में 6 रो का प्लांटिंग या फिर 6 रो में सीड ड्रॉपिंग एक साथ हो रहा है। तो ये सीड ड्रिलिंग है और इसमें लगातार गिरते चला जाता है, गिरते चला जाता है, ये याद रखना, ठीक है। तो ड्रिलिंग का भी डेफिनेशन पूछा गया था। तो अभी तक आपने देखा कि ज़्यादातर जो क्रॉप प्रोडक्शन और एग्रोनॉमी को लेकर के जो पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है, क्वेश्चन आपको ना इस वाले जो बुक है, इस क्वेश्चन इसमें मिल गया है क्वेश्चन बुक, तो वो क्वेश्चन वहाँ से भी देखने को मिल जाएगा। पुराना वाला यदि मिला होगा तो उसमें आपको 1-2 साल का अपडेट करना होगा, ठीक है, वो क्वेश्चन आप ले सकते हैं। ओके, हाँ, तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, अभी ना क्वेश्चन को लेके समरी को समझिए। तो क्वेश्चन का समरी क्या है? तो क्वेश्चन का समरी ये है कि ज़्यादातर आप एग्रोनॉमी का आपने क्वेश्चन देखा बेसिक ही है। यदि आपने ढंग का जो बेसिक एग्रोनॉमी को पढ़ा है, क्रॉप प्रोडक्शन को पढ़ा है, तो क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। बेसिक से भी हो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं तो पर भी। कुछ ही क्वेश्चन हैं जो यूनिक टाइप के बनते हैं, अलग टाइप के बनते हैं। और मान के चलो यदि फॉर एग्जांपल एग्रोनॉमी एंड क्रॉप प्रोडक्शन से आउट ऑफ द 50 3 या 4 क्वेश्चन आया, तो 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन भी आता है, तो 5 क्वेश्चन से यकीन मानो 3 से 4 क्वेश्चन तो बेसिक ही रहेंगे, एक ही क्वेश्चन अलग रहेगा। तो बेसिक क्वेश्चन आपसे गलत ना हो वो इंश्योर करना है, और वो इंश्योर करना है तो कैसे संभव है? वो संभव है बार बार रिवीजन से। एक क्वेश्चन यदि मिस भी हो जाता है तो जो हमारा कैलकुलेशन है उसके आधार पे आपको दिक्कतें नहीं होगा, आप चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान रखना है सेवरल टाइम्स रिवीजन आप प्रोवाइडेड नोट्स। और यदि आप पर्टिकुलर IBPSFO एग्ज़ाम में जाते हैं तो जितना एक लाइटर नोट्स है फैक्ट टू फैक्ट, उतने को ही ढंग का रिवीजन करके जाना है। थैंक यू वेरी मच। और करंट अफेयर टाइम टू टाइम पढ़ते रहना है। इसके बाद अगला जो हम डिस्कशन करेंगे, 1 लाइनर फ्रॉम द करंट अफेयर। ओके।